नमस्कार मित्रों। जैसा कि मैंने वादा किया था, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं द हिंदू का एनालिसिस लेके आऊँगा, तो मैं आज से वह चालू कर रहा हूँ। आज द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस देखिए, उसके बाद कैसा है ये कमेंट करके बताइए, और आगे आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एक लाइक दीजिए, अगर नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आगे डेली द हिंदू का एडिटोरियल एनालिसिस और न्यूज़ एनालिसिस आपको मिलती रहे। तो चलिए दिन की शुरुआत द हिंदू के साथ, इसी नारे के साथ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला आर्टिकल है द्रविड़ मूवमेंट के ऊपर है। द्रविड़ियन आंदोलन जो तमिलनाडु में हुआ था उसके ऊपर है कि 1967 में उस मूवमेंट की वजह से वहाँ पे कांग्रेस की सरकार हट गई थी और वहाँ पे के कामराज जैसे दिग्गज कांग्रेसी नेता को वहाँ पे हार का मुंह देखना पड़ा था। 1967 में वहाँ पे डीएमके की सरकार बनी थी और उसके सीएन अन्नादुरई वहाँ पे सीएम बने थे। वहाँ पे के कामराज के जैसा दिग्गज नेता होने के बाद भी कांग्रेस वहाँ पे हारी थी। तो इस आर्टिकल में ये बोला गया है कि आज भी 2017 में वही हालात है जो 1967 में था, कि वन लीडर वन पार्टी वन सिस्टम वही चल रहा था। जो कांग्रेस में था वही स्टेट में था, वही चल रहा था। आज भी लगभग वही हालत है। आज भी एक ऐसे ही डीएमके जैसे और जो सीएन अन्नादुरई थे उनके जैसे लीडर की ज़रूरत है, जिससे कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को अच्छे से बढ़ाया जा सके। देखिए, ऑन कॉमन प्लिंथ इस पैरा में उन्होंने डीएमके के सीएन अन्नादुरई के बारे में बात की है। उनका लाइन ऑफ एक्शन कैसे था, जैसे कि इस सेकंड पैरा में देखिए कि एंडिंग कांग्रेस राज, वन पार्टी वन लीडर राज एंड लाइसेंसिंग परमिट कोटा राज एट द सेंटर वॉज सेंटर सीआर's रोल, मतलब सी गोपालचारी की यहाँ पे बात की जा रही है। सीआर गोल एंडिंग कांग्रेस राज एंड इंस्टॉलिंग कजागा मूवमेंट इन मद्रास वाज दैट ऑफ सीएन अन्नादुरई। तो जैसा मैंने आपको बताया कि वन पार्टी वन लीडर राज ख़त्म करने की बात की जा रही थी उस टाइम, और 1967 में उसको हटा के डीएमके की सरकार आना एक बहुत बड़ी बात थी। अब उसको देखिए कि 2017 में उस मोमेंट को कैसे सेलिब्रेट करते हैं कि इस सेकंड पैरा में उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं है, बस उसमें सेलिब्रेशन की बात है कि 1980 में जब कांग्रेस थे तब तक कांग्रेस वहाँ पे कुछ अच्छा नहीं कर पाई। और 67 के बाद 72 में डीएमके का डिवीज़न हुआ, एआईएडीएमके बना, और उसके बाद से कांग्रेस वहाँ पे कभी उभर नहीं पाई। वो रीजनल पार्टी डीएमके और एआईडीएमके ही चलते रहे। इन शॉर्ट ये कहा जा सकता है कि जो द्रविड़ियन मूवमेंट था उससे निकली पार्टी आज तक वहाँ पे शासन में है। तो इसमें आगे क्या किया जा सकता है, प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो, कि द्रविड़ियन मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाए। देखिए, इसमें पहले पैरा में कहा गया एन प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो में फॉर द इमीडिएट फ्यूचर irrespective of whether they belong to the DMK, the AIDMK or the Congress, and irrespective of their party's antagonism in the state legislature, Tamil Nadu MP must work in concert in parliament on the matter of affecting the interest of religious, लिंग्विस्टिक एंड अदर माइनॉरिटीज़। जैसे कि एग्जांपल आपको बताऊं कि तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन जंतर मंतर पे चल रहा है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। तो ये डीएमके, एआईडीएमके और कांग्रेस अगर ये सब मिल के उनके बारे में बात करें तो उस सारे द्रविड़ियन जितने भी स्टेट है, जितने भी लोग हैं, उनके लिए अच्छा होगा। और यहाँ पे इकोसिस्टम की भी बात की गई है। दे मस्ट, देखिए यहाँ पे सेकेंड पैरा में गया, दे मस्ट वर्क ऑन प्रॉपर प्लान for the protection of endangered ecosystem including particularly sites in which vulnerable population live
across the country as Dravidian perspective for the helping marginalized। तो इस तरह के प्रोग्रेसिव मैनिफेस्टो की बात की गई है। वैसे तो यूपीएससी से रिलेटेड इसका कम ही वैल्यू है आर्टिकल का, लेकिन आर्टिकल दिया गया है तो क्या पता कुछ सवाल बन जाए, इसलिए मैंने एनालिसिस करके बताया कि इसमें कहा क्या गया है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, इसमें जो फ्रांस में इलेक्शन चल रहा है उसके ऊपर बात की गई है कि जो एकदम बहुत उग्र स्वभाव वाले नेता हैं, जो रेसिज्म, सेक्सिज्म, जेनोफोबिया इन सब की जो बात करते हैं, आजकल उनका दिन चल रहा है तो वो ज़्यादा जीत रहे हैं। एग्जाम्पल उन्होंने ब्रेक्सिट की बात किया और डोनाल्ड ट्रंप की बात किया पहली लाइन में ही कि ब्रेक्सिट में ऐसे लोग जीते हैं, ब्रेक्सिट में ऐसे लोग वहाँ पे बहुत कम मार्जिन जीते, लेकिन जीते जो कि सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते थे। अब यही बोला जा सकता है, सबको साथ लेके नहीं चलना चाहते इसलिए अलग हो गए। डोनाल्ड ट्रंप की इलेक्शन जीत आपको सबको पता है कि वुमेन के रिलेटेड उनके क्या कमेंट थे, वर्ल्ड को लेके क्या कमेंट थे, इन्वायरमेंट को लेके उनके क्या कमेंट रहे हैं, वर्ल्ड ट्रेड के लेके क्या कमेंट रहे हैं, टीपीपी को लेके उनके क्या कमेंट रहे हैं। तो आप ये सब जानते हैं। अब ऐसे ही वहाँ पे नेता है फ्रांस में मरीन ले पेन, अभी फ़िलहाल वो सेकेंड राउंड में गई हैं, उनका कंपटीशन और लोगों से। लेकिन इस आर्टिकल में बात की गई कि ऐसे लोग ही आगे क्यों जा रहे हैं जो कि मतलब बहुत एग्रेसिव, मतलब भड़काऊ पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो इसमें एक कार्ड बताया गया है, सेकंड पैरा में देखिए, सेकंड पैरा सेकंड लाइन में कार्ड बताया गया है, दैट इज सो बिकॉज द बेस मैक्सिमम 20% इन एनी कंट्री दैट वोट्स ऑन consistently racist, sexist and xenophobic platform is not sufficient to carry an election. In order to win, such politicians have buttressed their captive constituencies with at least another 10% votes. These 10% extra voters are not driven by racism, sexism and xenophobia. They are driven by फेलियर ऑफ मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन टू एड्रेस देयर प्रॉब्लम। तो ये 30% कैसे आता है? 20% वो वोटर हो गए जो कि रेसिस्ट होते हैं, मतलब वोटर के माइंडसेट में ऐसा चलता है कि वो रेसिस्ट होते हैं, सेक्सिस्ट होते हैं, जेनोफोबिक होते हैं, लेकिन वो जीतने के लिए काफ़ी नहीं होता। तो बाकी के जो 10% रोल वोटर का मिल जाता है, 10% वोटर उनको कहाँ से मिल जाते हैं? जो कि करंट रिजीम से खुश नहीं होते हैं, वो जो सरकार होती है वर्तमान उससे खुश नहीं होते हैं, वो उनको वोट देते हैं। तो कुल मिला के जितने भी जीतने वाले रहते हैं, देखिए 30 to 40% के अंदर ही आता है, तो इस तरह वो जीतते हैं। और देखिए फ्रेंच इलेक्शन का पूरा नाम लेके उन्होंने खोल के इसमें कमेंट किया है कि ब्रेक्सिट और ट्रम्प की विक्ट्री में भी ऐसे ही देखने को मिला था। और देखिए Marine Le Pen is almost limited in terms of policy as the Brexit championship in United Kingdom डोनाल्ड ट्रम्प। तो इसमें मैं आपको एक मुझे बात याद आ रही है कि नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर जो भी अभी लेटेस्ट में जीते थे बहुत कम मार्जिन से, तो एक्चुअली वो लिबरल माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि नीदरलैंड में क्वार्टर फाइनल होगा, फ्रांस में सेमीफाइनल होगा और जर्मनी में फाइनल होगा। किसका? लिबरल और कंजर्वेटिव्स का, कि कंजर्वेटिव ओपिनियन वाले उनका और लिबरल ओपिनियन वाले उनका, ये वहाँ पे चालू है। तो अभी कंजर्वेटिव ज़्यादा करके जीत रहे हैं, जो उग्र रूढ़िवादी हैं, उग्र स्वभाव के रहते हैं कि वो सबके साथ नहीं लेके चलना चाहते, वो जीत रहे हैं। और इसमें ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, पूरा आर्टिकल इसी बेस पे है। क्रिएटिंग फाइनेंस कैपिटल, इस पैरा में भी कुछ कहा नहीं गया है, इस पैरा में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा है। द फेलियर इज नॉट दैट ऑफ वोटर, द फेलियर इज ऑफ पॉलिटिशियन हु बिकम सिंपली मैनेजर्स एंड जूनियर लेवल वंस दैट ऑफ अ कैपिटल। They are not doing their jobs, and when the ordinary voter cast her ballot for someone like Mr. Trump,
हु इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम रेदर देन ए सॉल्यूशन। तो मतलब एक इस आर्टिकल में पूरा गुस्सा निकाला गया है। ये लास्ट पैरा में पढ़ रहा था, लास्ट पैरा में देखिए पूरा उन्होंने गुस्सा निकाला है। तो ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि फ्रांस के इलेक्शन की बात है। वैसे जिनका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है, ये उनके लिए क्वेश्चन बनता है कि न्यू पॉलिटिक्स में ऐसा क्या चल रहा है कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, जो उग्र स्वभाव वाले हैं, जो अलग रह के चलने वाली बात करते हैं, वही जीत रहे हैं। तो इसका आंसर पॉलिटिकल साइंस वाले तैयार करके रखे, हो सकता है इस बार मेंस में देखने को मिले। तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल। आगे का आर्टिकल है केरला के ऊपर। अभी जैसे कि केरल अपना 60वां एनिवर्सरी मना रहा है, तो उस 60 साल में क्या अचीवमेंट हुआ, कैसे स्टार्टिंग में चालू हुआ, इस बारे में बात की गई। तो चलिए एक एक करके चालू करते हैं। तो केरल में ऐसा था कि गवर्नमेंट 1956 में अपना नए नए राज्य बने सब, त्रावणकोर से केरला बना था। तो उस टाइम सेंटर में नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी और केरल में इलेक्शन हुआ, वहाँ पे कांग्रेस नहीं आई। वहाँ पे EMS नंबूदरीपाद के नेतृत्व में यूनियन कम्युनिस्ट पार्टी, यूनाइटेड कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी सरकार बनी। उसी के आगे दो धड़े हुए, प्रो सोवियत और प्रो माओ फ्रैक्शन, ये दो धड़े आगे जाके बने। और EMS नंबूदरीपाद को ऐसा माना जाता था कि वो नेहरू इंटेलेक्चुअल इक्वल थे। मतलब नेहरू का जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी था उसके लेवल में EMS नंबूदरीपाद आते थे। उनके साथ काम करने वालों को नाम देख लीजिए। ये EMS मिनिस्ट्री के मैं फर्स्ट पैरा देख रहा हूँ, उसमें देखिए C अच्युता मेनन, KR गौरी, जोसेफ मंडासरी एंड VR कृष्णा अय्यर। VR कृष्णा अय्यर को हम सब जानते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया चाइना वार। उस टाइम VR कृष्णा अय्यर का रोल उस वॉर में बहुत अहम था और उस वॉर के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। तो देखिए EMS नंबूदरीपाद के रिजिम में हुआ क्या। उस टाइम केरला में जातिवाद, मतलब सोशल जो लड़ाई थी वो बहुत ज़्यादा थी। वो जातिवाद के नाम थी और जाति जमीन के नाम पे था। तो EMS नंबूदरीपाद ने एक 1957 में एक लैंडमार्क रिफॉर्म लेके आया था। मतलब वो लैंड से रिलेटेड रिफॉर्म था, उसको लैंडमार्क भी बोलते हैं। लैंडमार्क यहाँ पे लिखा है लेकिन वो लैंड से रिलेटेड था। जब ये पूरा आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस आर्टिकल में ऐसा था कि देखिए सेकंड पैरा में ही लिखा है जो मैं बताने जा रहा हूँ। लैंडमार्क रिफॉर्म्स के सेकंड पैरा में 3 मेन एस्पेक्ट ऑफ दिस लेजिस्लेशन वेर टू रेस्ट्रिक्ट द मैक्सिमम लैंड ऑफ फैमिली काउंट could own, transfer to the tenant land lease in and invest agriculture labor with a ownership right over dwelling heath or the occupied on sufferance from the landlord। तो ऐसा उस टाइम देश में कहीं नहीं था कि किसके पास कितनी ज़मीन होगी ये सरकार तय करेगी। यह उस टाइम नंबूदरीपाद सरकार ने ये कानून लेके आया। इसके वजह से क्या हुआ, इसके वजह से जो हुआ सेकंड पैरा में देखिए, अपोजिशन टू द पॉलिसीज ऑफ कम्युनिस्ट वाज टू कम फ्रॉम द लैंडेड इंटरेस्ट एंड कास्ट एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन दैट रैन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड एजिटेटेड टर्म विमोचन स्मारम और लिबरेशन स्ट्रगल वाज लॉन्च्ड एंड लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वाज मैन्युफैक्चर्ड। तो इसके वजह से जिनकी ज़मीनें थी, जो कि बहुत पावरफुल लोग थे और जो भी अपोजिशन में थे, उन्होंने विमोचन स्मारम करके एक नया मूवमेंट चालू किया। उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके बोलते हैं लिबरेशन स्ट्रगल, कि जो पूरे अपने लैंड के लोग थे कि भाई हम तो कितनी भी ज़मीन ले सकते हैं, तुम हमको रेगुलेट करने वाले कौन होते हो। लेकिन उस ज़मीन का आगे इम्पैक्ट क्या होता है सोशली इकोनॉमिकली, वो तो देखना पड़ेगा ना। सरकार सबके लिए है, सरकार ने इसलिए वह एक्ट लेके आए थे। तो उस टाइम बहुत ज़्यादा उग्रवाद फैल गया वहाँ पे। उग्रवाद नहीं बोल सकते कि मतलब
लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई। तो देखिए फर्स्ट टाइम केरल में उस टाइम 356 लगाया गया, आर्टिकल 356। आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है? आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने को है। पहली बार राष्ट्रपति शासन देश में केरल में ही लगा था, कारण यही था। इसको याद कर लीजिए, सारे के सारे जितने भी यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, सीजीएल जितने भी लोग हैं सब याद कर लीजिए इसको। और देखिए इसका विक्ट्री क्या हुआ, नंबूदिरीपाद कुछ लोगों के नज़र में गिरे, लेकिन ज़्यादा करके नज़र में हीरो बन गए और आगे वो फिर से सत्ता में आए, सरकार में आए 10 सालों बाद। तो एक पहला इम्पैक्ट केरल की हिस्ट्री में ये रहा। दूसरा, इकोनॉमिक टुडे, आज इकोनॉमी में केरल टॉप पे है, तो लेकिन उसका रिजल्ट हमको वहीं से देखने को मिलता है, लैंड रिफॉर्म से। कैसे कि जब लैंड रिफॉर्म हुआ तो जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उनकी ज़मीन लेके मतलब गरीबों के पास दी गई, मतलब किसके पास कितनी ज़मीन रहेगी सरकार ने तय कर दिया था। तो अब कुछ लोगों के पास ज़मीन थी, कुछ लोगों के पास ज़मीन मतलब ज़्यादा करके लोगों के पास ज़मीन हो गई, लेकिन जिनके पास ज़मीन मिली उनको उस कल्टीवेबल बनाने मतलब उससे फसल लेने में उतना कैपेबल नहीं हुए, और जिनकी ज़मीन गई वो पैसे की कमाई करने के लिए केरल से बाहर निकले। तो देखिए वहाँ पे पहले स्टेटमेंट में लिखा है, द इकोनॉमिक कंसेंसस ऑफ द लैंड रिफॉर्म आर मोर डिफिकल्ट टू एस्टैब्लिश एज देयर फाइनल इनेक्टमेंट वाज टू कोइंसाइड विद द ऑनसेट ऑफ द गल्फ बूम। ये गल्फ बूम मतलब ऐसे वर्ड नहीं है, गल्फ कंट्री में वहाँ से जाने लगे लोग, खेती का छोड़ के बाहर निकल के काम करने लगे, बाहर देशों में जाने लगे। आज केरल में वही है कि केरल की इकोनॉमी का ज़्यादातर हिस्सा जो विदेशों से पैसा आता है, गल्फ कंट्रीज से जो पैसा आता है उससे चलता है। केरल का पैसा है नो डाउट, लेकिन जो केरल के लोग ज़्यादा करके बाहर विदेशों में है। अफ्रीकन कंट्री में देख लीजिए, जैसे कि अभी यमन में हुआ था, केरल वाले बहुत फंसे थे वहाँ पे। और गल्फ कंट्री, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कुवैत, वहाँ पे भी देख लीजिए केरल के लोग ज़्यादा हैं। और जेंडर डेफिसिट में देखिए इस लैंड रिफॉर्म की क्या वैल्यू रही। अब देखिए ये जो है ना इकोनॉमिक टुडे, इसमें पूरा गल्फ कंट्री के ऊपर ही है। मैंने शॉर्ट में समझा दिया कि इसको पढ़िए, पूरा मतलब भी नहीं है कि उन्होंने पूरा केरल को गल्फ कंट्री और बाकी सबसे रिलेट कर दिया। और हाँ, इसमें एक छूट रहा था कि लैंड रिफॉर्म की वजह से केरल में ये हुआ कि जिनके पास ज़मीन थी वो तो अपनी ज़्यादा ज़मीन थी वो उनकी ज़मीन कम हो गई, और जिनको ज़मीन मिली उनको फसल उगाने का प्रॉपर रिसोर्सेस नहीं था। तब उनके पास क्या हुआ कि वो फसल नहीं उगा पाए, वहाँ पे एग्रीकल्चर उतना नहीं हो पाया, तो वहाँ पे अन्न की प्रॉब्लम हो गई, खाने पीने की समस्या हो गई। तो स्टेट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इसमें से केंद्र सरकार ने मदद दी, और केरल में कम्युनिस्ट सरकार थी। तो सोवियत यूनियन, नीचे से तीसरी लाइन में देखिए, सोवियत यूनियन और चाइना ने भी उस टाइम सरकार को मदद दिया था। ये एक फैक्ट है, लेकिन कहीं यूज़ नहीं कर सकते। अगर कहीं पूछा तो यूज़ कर सकते हैं, वैसे कहीं लिख नहीं सकते इस बात को। तो देखिए जेंडर डेफिसिट में आया था। जेंडर डेफिसिट ये था कि आज केरला में देखिए कि सबसे बेस्ट अगर इंडिया में कोई कंट्री है जेंडर के मामले में, जेंडर रेशियो के मामले में, तो केरला है। समथिंग अराउंड 1000 बॉयज़ पे 1043 गर्ल्स है वहाँ पे। ऐसा ही कुछ वहाँ पे रेशियो चल रहा है, जो कि देश में सबसे अच्छा माना जाता है, देश में सबसे अच्छा है। तो इसकी जड़ भी वहीं से निकलती है, लैंड रिफॉर्म से। तो वहाँ पे ऐसा था कि पहले वहाँ पे सब लोग काम नहीं कर सकते थे। तो इस जेंडर डेफिसिट के सेकेंड लाइन में देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज आर यूनिफॉर्मली ब्रेफ्ट ऑफ वुमेन इन देयर अपर एक्लेयंस एंड फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज लो इन केरला कंपेयर टू अदर स्टेट। उस टाइम कम था, उस टाइम की हालत देखिए। द फॉर्मेशन ऑफ पेंगोल उत्रमाई, ये पेंगोल उत्रमाई एक संगठन था जो कि खाली महिलाओं को लेके बना था, व्यापार के लिए बना था। इससे क्या हुआ, इससे वुमेन के रिलेटेड एक सम्मान की भावना जगी, और
केरल में वुमेन पार्टिसिपेशन, लेबर काम में बढ़ा, इकोनॉमी बढ़ी। आज नतीजा यह है कि केरल में जेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे जेंडर इश्यू की प्रॉब्लम नहीं है, वो एक अच्छा है, लोग अच्छे से अच्छा काम करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल केरला में इसके ऊपर था। तो कहाँ तक यूज़ आएगा आप देखिए, एनालिसिस करना था, मैंने करके बताया। ये अब देखिए, ये एक सुहास सर का है, पुणे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, उनका आर्टिकल है कि आपने जो नया पॉलिटिक्स चालू किया था करप्शन के खिलाफ, कि हम एक नई राजनीति की शुरुआत करेंगे, वह आप दिल्ली इलेक्शन में अभी जो नया नहीं उसको बोल सकते, जो एमसीडी का इलेक्शन हुआ, बहुत बुरी तरह से आपकी हार हुई। तो क्या वह आपकी आइडियोलॉजी की हार है या फिर आम आदमी पार्टी के वह उस पर कर नहीं पाए, जो उन्होंने बोला वो कर नहीं पाए, उसकी हार है। तो यह यूपीएससी के लिए तो उतना यूज़फुल नहीं है। हाँ, अगर एक सिंगल पैरा में यूज कर सकते हैं कि जो आप प्रॉमिस करते हैं उसको फुलफिल कीजिए, पॉलिटिक्स में जो आप प्रॉमिस करते हैं उसको फुलफिल कीजिए, नहीं तो पब्लिक आपको बहुत बुरी तरह हरा देती है। तो आपकी प्रॉमिसेस बहुत सारी थी कि हम करप्शन फ्री करेंगे और रेड लाइट नहीं लेंगे, गाड़ी बंगलो नहीं लेंगे, पब्लिक के बीच में रहेंगे, लेकिन अब सरकार बनने के बाद तो इनके मंत्री हमेशा गाड़ियों में घूमते रहते हैं, पब्लिक के बीच में जाते ही नहीं हैं, ऊपर से ईवीएम के ऊपर ब्लेम लगा देते हैं कि ईवीएम की वजह से हारे, और जिससे कि पब्लिक का एक परसेप्शन चेंज हुआ कि ये तो नई राजनीति नहीं है, अपनी हार को भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो यह उस टाइम की, ये देखिए कि लास्ट पैरा में लिखा है कि बीजेपी हिंदुत्व को हाईजैक करके आई, यूपीए 2 के रिजिम में आप करप्शन को करके आया, अब बीजेपी टॉप पे है, आप नीचे है। तो पूरा आर्टिकल इसी पे है कि आम आदमी पार्टी और केजरीवाल सरकार इस टाइम दिल्ली में क्या कर रही है। तो इसमें कुछ खास नहीं, इसलिए मैं इसको फॉलो नहीं करूँगा। आपको अगर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट हो ज़्यादा तो फिर वो पढ़ सकता है आगे। अब देखिए, ये फॉरेन रिलेशन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, द लॉन्ग आर्क टू अंकारा। अभी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोगान आए थे भारत, दोनों देशों के रिश्ते बढ़ाने, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए और कुछ ऐसा कर गए कि अभी तक उनके जाने के बाद भी न्यूज़ में बने हुए हैं। तो उनकी बात हम करते हैं कि परम टर्की की बात करते हैं। टर्की वेस्ट एशिया में एक कनेक्टिंग पॉइंट है, यूरोप और वेस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। वो अपने आप को यूरोप में मानता है, लेकिन टर्की इस टाइम एक क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है कि उसका आईएसआईएस से लड़ाई चालू है, रसिया से उसका झगड़ा चालू है। अब उसको एक बाहर मार्केट चाहिए, क्योंकि यूरोप में ब्रेक्सिट और बाकी सब चालू हुआ, यूरोप में उतना कुछ है नहीं, अभी भी है, लेकिन टर्की को यूरोप में उतना बड़ा मार्केट अब दिख नहीं रहा है। तो उसने अपना ट्रेड बढ़ाने के लिए भारत आए, लेकिन उन्होंने ट्रेड बढ़ाते टाइम ऐसे कुछ बोल गए कि अब इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन लोगों को बहुत बुरा लगा है। मैं अब आगे बात करता हूँ उसका। देखिए कि उन्होंने एक ये बात बोल दिया कि कश्मीर पे मल्टीलेटरल डायलॉग होना चाहिए। अब उन्होंने ये बात कहाँ से बोली, उनको कौन सजेशन दिया, या फिर उनको हिस्ट्री का नहीं पता था कि कश्मीर पे अभी दोनों देशों का ओपिनियन क्या है, उन्होंने बस बोल दिया कश्मीर पे मल्टीलेटरल डायलॉग होना चाहिए। तो इस पर भारत ने, अब मेहमान थे हमारे, खुल के आपत्ति नहीं जताई, लेकिन भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उसने आपत्ति जताई। और कारण ये था कि पाकिस्तान खुद 1971 में शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, 72 में शिमला एग्रीमेंट जो हुआ था, उसमें खुद माना था कश्मीर एक बायलैटरल इशू है, वह द्विपक्षीय मुद्दा है। तब जब पाकिस्तान द्विपक्षीय मुद्दा एक बार मान चुका है, तो किसी और तीसरे देश को आके यहाँ पे वैश्विक मुद्दा बनाने की जरूरत क्या है। यह बात भारतीय लोगों को बहुत बुरी लगी है कि जब पाकिस्तान मानता है, हाँ पाकिस्तान अब भी
आज के दिन में उसका स्टैंड बदल गया है, लेकिन जो शिमला एग्रीमेंट है उसकी भी तो वैल्यू है। वो समझौता पाकिस्तान ने किया है कि कश्मीर एक द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत कश्मीर को एक टेररिज्म डिस्प्यूट मानता है, कि वो आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा मानता है। भारत मानता है कि अगर कश्मीर ये आतंकवाद का जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी तो कश्मीर मुद्दा ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा देखिए लाइन ऑन कश्मीर इसमें यही है कि उन्होंने जो ऐसा बोल गए, वो पता नहीं क्या बोल गए, अब वही जाने ऐसा क्यों बोले। और उन्होंने टेररिज्म पे दोनों देशों को मिल के लड़ने की बात कही है, जिसमें कि भारत का टेररिज्म है पाकिस्तान से रिलेटेड और उनका टेररिज्म है आईएसआईएस से रिलेटेड। भारत के लिए आईएसआईएस और पाकिस्तान दोनों बुरा है, लेकिन टर्की के लिए प्रॉब्लम यह है कि वो पाकिस्तान को अपना मित्र देश मानते हैं, क्योंकि ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल में पाकिस्तान मेंबर है। और इस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल का कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान को सपोर्ट है। तो टर्की अपना स्टैंड वहाँ से लेके आए कि भाई हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे और भारत को भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये दोनों बात हो ही नहीं सकती ना। टर्की के राष्ट्रपति ये तो गलती कर गए, दोनों बात हो नहीं सकती। आपको एक ही को सपोर्ट करना पड़ेगा। भारत आपका मित्र है, आप व्यापार बढ़ाने आए हैं तो भारत के राजनीतिक मुद्दों पे आपको भारत का समर्थन करना पड़ेगा। अब देखिए उन्होंने बैलेंसिंग एक्ट में क्या किया कि जब उनको पता चल गया गलती हो गई है, तब उन्होंने ट्रेड बढ़ाने जो आए थे उसकी बात उन्होंने चालू कर दिया कि भारत और टर्की के बीच में 6.4 बिलियन डॉलर का ट्रेड है अभी, और जिसको हम 2020 तक 10 बिलियन डॉलर बढ़ा के करेंगे। और ये किन क्षेत्रों में होगा कि कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी एंड टूरिज्म, इन क्षेत्रों में दोनों देशों में व्यापार बढ़ेगा। अब और आपको एक बात बताता हूँ कि टर्की को बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग एक्ट बोला है। व्यापार वाली बात टर्की ने कर दी, भारत ने भी कर दी। चलो भाई हम अच्छे अच्छे दोस्त बन के रहेंगे, व्यापार बढ़ाएंगे। आप कश्मीरी बारे में क्या जो भी ऑफिशियल बात हुआ रहेगा, उनको वार्निंग तो दी गई होगी कि ऐसे बातें ना कीजिए। लेकिन अब देखिए कि खाली वार्निंग दे के साथ या फिर कुछ ऐसी बातें करके मीडिया में बात करके काम नहीं चला। साइप्रस के राष्ट्रपति आए और साइप्रस को टर्की एक देश नहीं मानता। वो अपना एक देखिए नीचे पैसेज में दिया है, साइप्रस नॉर्दर्न सेकेंड लास्ट पैसेज में नीचे से थर्ड लाइन में देखिए, साइप्रस द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ विच इज अंडर टर्किश ऑक्यूपेशन सिंस 1974। टर्की ऐसा मानता है। तो साइप्रस के राष्ट्रपति का भारत ने जबरदस्त स्वागत किया और साइप्रस के राष्ट्रपति भारत का टर्की के ऊपर दबाव बनाना चाहते थे भारत द्वारा, और ये सब सपोर्ट किया। और टर्की ने भी भारत का परमानेंट काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन परमानेंट काउंसिल में फुल टाइम मेंबर बनने के लिए सपोर्ट किया। तो इस सब में मेल भाव भी चला और थोड़ा झगड़ा और कड़वाहट भी चला दोनों देशों के बीच में। तो फाइनली वो गए। अब देखते ये कितनी दिन तक विवादों में बना रहता है, आगे फ्यूचर में दोनों देशों के रिलेशन पे क्या प्रभाव पड़ता है इस मुद्दे का। तो चलिए आगे आर्टिकल देखते हैं। अब अगला आर्टिकल है कि एजेंडा 2030। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूएन ने 25 सितंबर 2015 को एक एजेंडा 2030 लॉन्च किया था, जिसमें कि अलग अलग मतलब पूरी दुनिया के लोगों को अलग अलग टास्क दिया गया था। कि जैसे कि इसमें नीचे देखिए सेकंड पैरा में नीचे से थर्ड लाइन में देखिए, द थीम्स ऑफ रिव्यू दिस ईयर इज एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, एंडिंग हंगर, ensuring healthy lives, gender equality, inclusive sustainable industrialization, sustainable ocean and means of implementation, goal number 1, 2, 3, 5, 9, 14, 17 of agenda 2030। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लिया गया था। तो ऐसे करके टोटल 169 गोल, मतलब 30 गोल और 169 टारगेट ऐसे करके बनाया गया है।
सभी देशों को ये अचीव करना है। तो हम लोगों को ये डर है कि इसका भी हाल कहीं एमडीजी जैसा हो ना हो जाए कि कुछ टारगेट हम अचीव कर ले और कुछ टारगेट हम ना अचीव कर पाएँ। एमडीजी आप जानते हैं कि भारत ने उसमें से कुछ टारगेट अचीव किया और ज़्यादातर टारगेट भारत के पहुंच से दूर ही रहे। दुनिया के ज़्यादातर देशों में, खास करके अफ्रीका के देशों ने बहुत कम अचीव कर पाए टारगेट। वो भारत ने एजुकेशन से रिलेटेड वो टारगेट एमडीजी का अचीव कर लिया। पावर्टी से रिलेटेड उतना तो नहीं हो पाया, लेकिन हम काफ़ी क्लोज पहुंचे थे। तो अब एक उसमें बोलते हैं वॉलेंट्री नेशनल रिव्यूज़ कि हम हर जुलाई में बैठेंगे। यूएन ने उसी टाइम जब 2015 में यह एजेंडा 2030 लागू हुआ, तो उसी टाइम हुआ था कि हम हर जुलाई में बैठेंगे और किस देश को क्या प्रॉब्लम आई। देखिए इसमें कहीं तो लिखा है वो क्या क्या डिस्कस करेंगे। इसमें कहाँ लिखा है कि देखिए इसमें कहीं तो इसमें लिखा है कि वो किस देश को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, किसको क्या प्रॉब्लम आई, किसने क्या अचीव किया, वह उस बारे में डिस्कस करेंगे और इसका फ़ायदा बाकी सभी लोग ले सकें। और इसको इस मीटिंग में जाएगा कौन? वीएनआर रिव्यू जो वॉलेंट्री नेशनल रिव्यूज़ होता है उसमें जाएगा कौन? इसमें हेड ऑफ द स्टेट और मिनिस्टर वो जाएंगे। तो अब इसमें बात ऐसी आई कि वो किस बेसिस पे अपना रिव्यू देंगे। पहली मीटिंग में भारत नहीं गया था। दूसरी मीटिंग, जो पहली मीटिंग देखिए इन 2022 प्रेजेंटेड देयर परफॉर्मेंस रिव्यू ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस मीटिंग में भारत नहीं गया था। अब इस साल 44 देश जा रहे हैं जिसमें भारत जा रहा है। अब भारत इसमें किस बेसिस पे अपना रिव्यू देगा वो देखिए। द प्रोसेस इन इंडिया, तो एसडीजी को लागू करने का काम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू करने का काम और उसका देख रेख करने का, लागू तो बहुत लोगों को करने का पूरे के पूरे सबको लगना पड़ेगा, लेकिन जो मेन बॉडी है वह नीति आयोग है। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज वो है अ थिंक टैंक टू अटैच टू मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये तीन, हाँ ये यूपीएससी के प्री क्वेश्चन बन सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू कौन करता है। तो पहला वाला द प्रोसेस इन इंडिया, उसका जो पहला पैराग्राफ की लाइन का जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आता वहाँ तक पूरा का पूरा पढ़ लीजिए। मैं खुद पढ़ के बताता हूँ आपको। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लागू करने में 3 लोग होते हैं, नीति आयोग, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, अ थिंक टैंक अटैच टू मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। ये मिनिस्ट्री विदेश मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक संगठन है, रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। और तीसरा आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये 3 लोग मिलके वीएना अपना एसडीजी पे रिव्यू देते हैं। तो क्या एसडीजी पे यह रिव्यू पूरी तरह सही रहता है? सवाल यहीं से पैदा होता है। आर्टिकल पूरा उसी पे, आर्टिकल की आत्मा उसी पे है। क्या पूरा ये 3 लोग सब कुछ सही एनालिसिस कर पाते हैं? शायद नहीं। तो इसके लिए आर्टिकल में ये बोला गया है कि इनको जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे मदद लेनी चाहिए। जैसे कि वादा न तोड़ो अभियान एक चालू है। एन अम्ब्रेला ऑफ सीएसओ प्लेटफॉर्म हैज़ गियर्ड अप फॉर शेडो रिपोर्ट ऑन एसडीजी, जो कि एसडीजी पे भी काम करता है। वादा न तोड़ो अभियान, आप उनसे मदद ले सकते हैं। तो आपको एक प्रॉपर प्लान बनाने में वो काम आएगा, प्रॉपर रिव्यू करने में काम आएगा। तो गवर्नमेंट का भी इस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। तो देखिए इसमें सेकंड लास्ट पैरा में बोला गया है, इज द वीएनआर प्रोसेस एन इफेक्टिव मैकेनिज्म टू रिव्यू एसडीजी। बहुत बड़ा सवाल है कि जो वॉलेंट्री नेशनल रिव्यूज़ है उस पर भी सवाल आ गया है कि देखिए, एक तो पहला वॉलंटरी नेशनल रिव्यू किस पे होता है? स्टेट ऑफ हेड जाते हैं। स्टेट ऑफ हेड किस पे जाते हैं? जैसे भारत में 3 लोग मिलकर करते हैं, वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट अपना काम हो सकता है बढ़ा के दिखाए। अब देखिए, अब उस पर भी सवाल कि क्या वो एसडीजी क्या इम्पैक्ट करेगा, क्या इफेक्टिव मैकेनिज्म है? तो इस बारे में तो उन्होंने ज़्यादा कुछ कहा नहीं है।
उन्होंने एक HLPF की बात शुरू कर दी, जो कि इसमें कुछ मेंशन नहीं उस बारे में ज़्यादा, लेकिन अमिताभ बहर्ज एंड वादा न तोड़ो से उन्होंने कहा है, वी शुड हैव अ प्रोसेस सिमिलर टू यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू विच इंटेल्स सब्सटेंसिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिविल सोसाइटी अगेंस्ट टोकनिज्म एंड इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द मेंबर स्टेट। मतलब हमको टोकनिज्म और ये सबसे आगे बढ़ के सबको, जो सबके भले की बात हो, चाहे कड़वी हो, हमको वो बात करनी है। तो 2030 के बारे में ये है, यहाँ पे एक प्रीलियम सवाल बनने का चांस है, वो देखते रहिए। और 1 2 3 5 9 14 17 गोल, 30 गोल, 169 टारगेट, ऐसे करके दिया गया है। और हो सकेगा तो एजेंडा 2030 एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा। उसके बाद अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है। अगला आर्टिकल भी फॉरेन रिलेटेड इशू पे है कि हमारा पड़ोसी चाइना, चीन, आप वो बहुत तरक्की कर रहा है, तो उसके ऊपर बार बार भारत का नज़र जाता है। चाइना की नज़र भी भारत पे, भारत की नज़र चाइना पे, दोनों देश एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इस आर्टिकल का मेन इशू चालू होता है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 17 मार्च को एक रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया सिक्योरिटी इन अफगानिस्तान पे, जिसमें यह बात शामिल की गई कि इट इंक्लूड्स अ रेफरेंस टू रीजनल डेवलपमेंट इनिशिएटिव सच एज चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो अफगानिस्तान की सुरक्षा पे एक प्रस्ताव स्वीकार किया गया है, उसमें रीजनल इनिशिएटिव को भी एक्सेप्ट किया गया है। तो एक रीजनल इनिशिएटिव चाइना कर रहा है, बिल्कुल अफ़गानिस्तान के पास से गुजरेगा उनका रोड वाला इनिशिएटिव, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। बेल्ट तो नीचे आएगा, रोड ऊपर जाएगा। नीचे मतलब समंदर, सारे सी को जब कनेक्ट करेंगे उसको बेल्ट बोलते हैं। और जब ऊपर चाइना से कजाकिस्तान, रशिया होते हुए जब लंदन तक जाएगा रोड, वह उनका रोड होगा और नीचे बेल्ट होगा, तो उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बोलते हैं। तो उसमें शामिल किया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक बल मिल गया यूएन का। अब इसी महीने मई में कि बेल्ट एंड रोड फोरम ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग चीन में होने वाली है। अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कैसे है मैं आपको बताता हूँ कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में सीपेक भी चाइना मानता है कि ये उसका हिस्सा है। अब सीपेक कहाँ से गुजरेगा? गिलगिट बाल्टिस्तान से, जो कि भारत का हिस्सा है। हालांकि भी पाकिस्तान के कब्जे में है, लेकिन भारत का अखंड हिस्सा है। कश्मीर तो भारत के लिए अखंड है, वहाँ से गुजर रहा है, जिससे भारत की संप्रभुता पे सवाल आता है कि बिना भारत से पूछे चीन कैसे भारत के क्षेत्र में इतने सारे काम कर रहा है। अब चीन का कहना है कि वो उसको पाकिस्तान ने दिया है, दूसरा कि वह वहाँ पे इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड काम कर रहा है। तो वहाँ पे कोई मिलिट्री की बात नहीं कर रहा है। तो फिर चीन बोलता है कि हम वहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट हम कहीं भी कर सकते हैं, उससे लोगों का विकास होगा। तो ये पूरा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे है। तो एक जो इसमें यह जो द ग्रैंड डिजाइन है, मैंने आपको बताया कि एक समंदर में जो कनेक्ट होगा वो बेल्ट होगा, उसको बेल्ट बोलते हैं। जो ईस्ट कोस्ट ऑफ चाइना से लेकर लंदन तक जाएगा रोड, वो रोड होता है। तो दोनों मिला के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव होता है, वैसे बोलते नहीं। चाइना के ग्लोबल टाइम्स में भी यही छपता है कि हमारा यही प्लान है। तो अब इसमें जो इस द ग्रैंड डिजाइन है, उसके थर्ड पैसेज में देखिए, वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि इसका आगे क्या यह एकदम सब कुछ अच्छा ही होगा हमेशा, क्या इसमें कुछ खराबी नहीं आएगी। जैसे कि
कनेक्टिविटी सबकी बढ़ जाएगी, ठीक, डेवलपमेंट होगा वो भी ठीक, लेकिन उस डेवलपमेंट का जब फ़ायदा लेना होगा तो कौन लेगा? क्या उस फायदे को लेकर दोनों में झगड़ा नहीं होगा? यह सवाल बनता है। दूसरा, हम्बनटोटा की एग्जाम्पल है। हम्बनटोटा में चीन एक पोर्ट डेवलप कर रहा था। भारत ने भी इस पर ऑब्जेक्शन किया श्रीलंका से कि तुम हमारे मित्र हो, तुम चीन के साथ कैसे इतना डेवलप कर सकते हो, हम तुम्हें इतनी मदद देते हैं, हर तुम्हारे अच्छे और बुरे दिनों में हम तुम्हारा साथ देते हैं, तो क्या रीजनल जो शांति थी उसको ये भंग नहीं करेगा? तो यह 2-3 सवाल खड़े किए गए हैं। इंडिया एंड मिड में मीट, तो मैं आपको जो बताया कि मिड में वहाँ का चीन में बेल्ट एंड रोड फोरम ऑन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसका मीटिंग होने वाली है। बेल्ट एंड रोड फोरम फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इसकी मीटिंग होने वाली है। तो उसमें अब तक कुछ 21 अप्रैल तक चाइना ने कहा था कि 28 देशों के राष्ट्र प्रमुख आने वाले हैं, जो उनके मेन लीडर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी जहाँ के सिस्टम में होंगे वो आने वाले 28 देशों के। और उसमें रसिया, टर्की, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड म्यांमार, इंडोनेशिया, यह शामिल हैं। और इसमें देखिए रसिया भारत का मित्र है, वह जा रहा है। टर्की के राष्ट्रपति भी खुद भारत आए थे, ऐसा कुछ भारत ने बोल के जिससे भारत का टेंशन बढ़ गया है, वो भी है। पाकिस्तान के साथ हमारा टेंशन हमेशा चालू ही रहता है। श्रीलंका हमारा खास मित्र, वह जा रहा है, तो हम क्या श्रीलंका से दूर हो रहे हैं? यह सवाल है। म्यांमार हमारा हमारे नॉर्थ ईस्ट क्षेत्रों की शांति के लिए म्यांमार के साथ हमारे अच्छे संबंध बहुत ज़रूरी हैं, वह भी वहाँ पे हिस्सा ले रहा है, तो क्या ये देश हमसे दूर जा रहे हैं? इंडोनेशिया भी हमारा समुद्री पड़ोसी है। लेकिन इसमें देखिए और एक बात है कि यूएस, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इनके राष्ट्र प्रमुख नहीं आ रहे हैं। चीन ने सबसे कहा था, सबसे ये विनती किया था कि अपने अपने राष्ट्र प्रमुख भेजिए, लेकिन यूएस, जर्मनी, फ्रांस और यूके, इनके राष्ट्र प्रमुख नहीं आ रहे हैं। तो अब वह इंडिया को बोल रहा है कि आप भी आ जाइए। इंडिया बोलता है कि नहीं भाई, हम नहीं आ सकते, तुम हमारे रीजन में बिना हमसे पूछे इतना डेवलपमेंट के काम कर रहे हो, हमसे तुम एक बार पूछे भी नहीं। तो यहाँ पे चाइना का स्टैंड देखिए, लास्ट लाइन में ये वाला पैसेज जो है, इंडिया एंड मिड में मीट के सबसे लास्ट पैसेज में तीसरे लाइन में देखिए कि चाइना's argument that India would be isolating itself by staying out is a pressure tactic. Roads, port and railways are public good which cannot be open to some and closed to others based on nationality. यह चाइना का आर्ग्यूमेंट है। तो अब इस आर्टिकल में भारत के लिए भी एक रास्ता कहा गया है कि क्या भारत उसमें शामिल हो सकता है। वैसे तो भारत अभी तक अपनी सोवरेंटी, संप्रभुता के बेस पे उसने मना कर दिया, भारत ने ज़्यादा करके अवसर पे मना किया, ज़्यादा अवसरों पे, लेकिन क्या शामिल हो सकता है? तो देखिए जो गिलगिट और बाल्टिस्तान का एरिया है उसके बारे में नहीं, वो पूरे ही चीन पाकिस्तान जो बॉर्डर है उसके बारे में एक समझौता हुआ था 1963 में, 1963 में, चीन पाकिस्तान बाउंड्री एग्रीमेंट। उसमें आर्टिकल 6 बोलता है कि वेयर इन द टू साइड्स एग्रीड दैट आफ्टर J&K इशू इज रिजॉल्व चाइना वुड रीनेगोशिएट द बाउंड्री विद द रिलेवेंट सोवरेन कंट्री। मतलब जब मुद्दा खत्म हो जाएगा दो देशों के बाद, तो चाइना उन देशों से अलग अलग सीमा के ऊपर बातचीत करेगा। अब चीन के विदेश मंत्री वांग यी, उन्होंने कई मौके पर कहा है कि चीन ने कश्मीर पे अपना स्टैंड नहीं बदला है। अब उन्होंने ये नहीं कहा कि कौन सा स्टैंड नहीं बदला है, तो क्या यह स्टैंड है उनका?
अगर यह स्टैंड है तो क्या भारत उसमें हिस्सा ले सकता है, क्योंकि अभी विवाद सुलझा नहीं है। सुलझेगा तो भारत गिलगिट बाल्टिस्तान पे और में चीन के निवेश और उसके ऊपर खुद बातचीत कर लेगा। अगर ऐसा है तो भारत को उसमें हिस्सा लेना चाहिए, ऐसा ही आर्टिकल बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अब उसमें भारत के लीडरशिप को सोचना है कि क्या उसमें कर सकते हैं। अब इसमें सेकंड लास्ट पैरा में देखिए कि चाइना आर्ग्यूज दैट कनेक्टिविटी प्रोवाइडेड बाय बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव विल एनहांस इकोनॉमिक कोऑपरेशन, प्रमोट पीस, will it walk its altruistic talk and include existing land corridor from India to Afghanistan through Pakistan in BRI। और दूसरा इसमें स्टेटमेंट देखिए कि अगर भारत से पाकिस्तान होते हुए अफगानिस्तान तक कोई रोड बनाए और उसको BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से कनेक्ट करे, तो क्या वो बैलेंसिंग एक्ट होगा, वो ठीक रहेगा? क्योंकि भारत को अफगानिस्तान तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी पाकिस्तान से, और वह सीपेक और बाकी सब क्रॉस होते हुए जाएगा, सबसे कनेक्टेड रहेगा। तो ये 2-3 आइडिया दिए गए हैं जिसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट को सोचना है कि देखिए नीचे द इंडियन गवर्नमेंट में है अदर आइडियाज ऑन द रेसिप्रोकल एक्शन। तो कैसे और कोई एक्शन ले गवर्नमेंट के पास, इससे अच्छे आइडिया भी हो सकते हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में यह बात की गई है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही था और कुछ खास नहीं था। अभी मैं थोड़े टाइम बाद द हिंदू का न्यूज़ एनालिसिस लेके आऊँगा। आज उसमें कुछ खास कहा गया है न्यूज़ में, अगर कुछ रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले अपडेट के लिए। अभी आज हो गया, कल मतलब अभी डेली में अपडेट ये लेके आऊँगा आर्टिकल का एनालिसिस। संडे को आर्टिकल तो नहीं आता, लेकिन जो भी रहेगा कुछ अगर अच्छा रहेगा तो एनालिसिस में ज़रूर लेके आऊँगा। ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक दे दीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आया, कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसको डेफिनेटली इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।